Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any Yes, problem madam. regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. अब हम अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कितना अधिकार है इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Were the people who enacted the constitution credible? This question will be answered in the remaining part of this chapter. क्या वो लोग जिनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है या उन्होंने ये बनाया है, वो इस चीज को लेकर के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या ये वाकई में रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, या कितने उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए या नहीं है, या कितने वो इस चीज को लेकर के एक तरीके से अटेंटिव हैं या रहे उस समय में. ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस चैप्टर के एंड में मिलेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या संविधान के अंदर पावर्स जो है वो इतनी अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट तरीके से ऑर्गेनाइज थी कि वहां पर बिल्कुल भी किसी भी ग्रुप को इतनी पावर नहीं मिली कि वो दूसरे या कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली उसी को सबवर्ट कर सके, यानी कि उसी की पावर जो है उसके ऊपर उसको अंडरमाइन कर सके. इतनी अच्छी तरीके से डिवीजन ऑफ पावर था यहाँ पे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट? क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो थे जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है वहां पर उन्होंने प्रॉपर रीजन दिया है, अच्छा रीजन दिया है जिसकी वजह से सारे लोग उस चीज को फॉलो करें. मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन. पूरी जो किताब है ये आपकी, ये बेसिकली इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमती है. Also, it is the constitution the locus of people's hopes and aspiration. और तीसरी चीज यहाँ पे उन्होंने ये रखी है, क्या संविधान जो है वो लोगों की उम्मीदों का एक ठिकाना है, ठीक है, या उनके एस्पिरेशंस का एक हिस्सा है. The ability of the constitution to command voluntary allegiance of the people and depends to a certain extent upon whether the constitution is just. अब ability जो है constitution की वो देखी गई है, क्या ये कमांड कर रहे हैं कि लोग बाग लॉयल्टी से अपनी सारी चीजें इनके सुपुर्द कर दें, इनके सामने रख दें और इस चीज को फॉलो अप करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा जस्टिस करेगा. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब क्या प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस को लेकर के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस क्वेश्चन. तो इस किताब का जो आखिरी चैप्टर होगा वो इस चीज का पूरी तरह से जवाब देगा. इन तीनों ही पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके. हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह बना, कैसे उसको बनाया गया. ये चीज हमने अभी तक फ्रेगमेंट्स में पढ़ी है, इन्हीं टुकड़ों में इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं पे मेंशन है. अब प्रॉपरली इसको कैसे बनाया गया वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी. लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. अब ढूंढते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. Formally, the constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. शुरुआत के समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, वो बनाई गई थी जिसके अंदर मेंबर्स चुने गए थे. और वो ये जो चीज थी ये बेसिकली कब की थी, जब इंडिया के डिवीजन नहीं हुए थे, अनडिवाइडेड था इंडिया, तब की बात है ये, ठीक है. It held its first sitting on 9th December 1946. तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, and reassembled as the Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947. और दोबारा से जो इनकी मीटिंग हुई थी, रीअसेंबल किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब इंडिया के डिवीजन हो गया था, इंडिया पाकिस्तान बन चुका था. उसके बाद में 14 अगस्त 1947 को उसको दोबारा से बनाया गया था. Its members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. यहाँ के members जो हैं वो indirect election के द्वारा चुने गए थे. जितनी भी यहाँ पर legislative assembly थी, क्षेत्रों का जितनों का गठन किया गया था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट जो 1935 में लगाया गया था, उसके अंडर जितने भी एरियाज थे वहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन में ही लोग बाग चुन के आए थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइंस suggested by the plan proposed by the committee of British cabinet known as the cabinet mission। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स पे हुआ था जो ब्रिटिश कैबिनेट ने सजेस्ट करी थी, जो उनकी कमेटी थी, उससे ही ये प्लान निकाल के लिया गया था, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर्ली चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से यहाँ के मेंबर्स जो हैं चुने गए थे, और इसके दोबारा से रीस्टैब्लिश करने का या रीअसेंबल करने का रीजन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि पहले जो स्टैब्लिश की गई थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी, जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे। लेकिन जब टुकड़े हो गए तो कुछ मेंबर्स वहां की तरफ चले गए, इस वजह से वो उनकी चीजों को हटाने के लिए, मतलब उन मेंबर्स को हटा करके दोबारा से इसको असेंबल किया गया था और प्रॉपरली मैनेज किया गया था। अब इन्होंने जो कैबिनेट मिशन को फॉलो किया है, जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसको फॉलो किया है, उस प्लान को फॉलो किया है, तो उसके अंदर क्या था, each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh. As a result, the provinces that were under the direct British rule were to elect 292 members, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. अब इस प्रोविंस, इस प्लान के अंदर हर एक एरिया और हर एक राज्य जो राजा के द्वारा गवर्न किया जा रहा था या ग्रुप ऑफ स्टेट्स, उनका बेसिकली अलॉटेड करी गई थी उनको सीट प्रपोर्शन के अंदर। ठीक है, प्रपोर्शन था 1:10 लाख का। ठीक है, रेशियो जो है वो इस तरह का था कि 10 लाख लोगों पर एक जो व्यक्ति है उसको चुना जाएगा। इसके रिजल्ट, इसी का रिजल्ट ये रहा कि जो प्रोविंसेस थी जो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, वहां से करीब 292 मेंबर्स निकल के आए, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां से करीब 93 सीट्स जो है निकल के आई। सेकेंड पॉइंट है, द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कमिटीज। अब हर एक जो सीट थी हर एक प्रोविंस के अंदर वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी। 3 कैटेगरी थी, 3 कम्युनिटीज से रिलेटेड, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और ये भी उनकी जितनी पॉपुलेशन थी उससे रिस्पेक्टेड प्रपोर्शन में ही आई थी। इन दोनों पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत, या फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई परेशानी? नो मैम। क्लियर है बाकी बच्चों को भी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। Yes. थर्ड पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote। अब ये जो मेंबर्स थे हर कम्युनिटी के, इनका जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको इलेक्ट किया गया था, बेसिकली इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत किया गया था। ये मेथड था इनका, जहां पे ये एक बार ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, उस और प्रपोर्शन के अंदर जो ऊपर दे रखा है उसके तहत ही ये कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोगों को चुना गया था। द मेथड ऑफ सिलेक्शन in the case of representatives of princely states was to determine by the consultation। अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो सारे प्रोविंशियल एरिया, जो प्रोविंसेस रहती थी डायरेक्टली कंट्रोल में ब्रिटिश की, उनसे रिलेटेड था। हालांकि जो ये 1:10 लाख वाला जो प्रपोर्शन है ये दोनों ही चीजों के लिए फॉलो अप था, लेकिन जो मेथड था प्रिंसली स्टेट्स के अंदर वो कंसल्टेशन पर डिपेंड करता था कि वहां के रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से चुने जाएंगे। ठीक है, the previous Yes, ma'am. section discusses the 3 factors that make a constitution effective and respectable। जो हमने ऊपर अभी सेक्शन पढ़ा है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उसको इफेक्टिव और रिस्पेक्टेबल बनाते हैं। जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली क्या है, ऊपर हमारे पेज पर दे रखे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये प्रैक्टिस किए जाते हैं आपकी क्लासरूम में भी। क्या ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को उठाया गया है। बेसिकली ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तरह देखे जाते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी का मतलब आपको पता ही है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? क्या आपको? भाईचारा। वेरी गुड।
एग्जैक्टली भाईचारा जो है उस चीज को भी प्रमोट किया जाता है, और हमारे देश के अंदर तो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। क्यों प्रमोट किया जाता है भाईचारे को, इसका कोई एक जर्नल पॉइंट आप दे सकते हैं? Because of diversity. वेरी गुड। हाँ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में यहाँ पे फ्रेटर्निटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन उठ रहा है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस टेस्ट को पास कर पाया, एज इन कि यहाँ पे जो तीनों फैक्टर्स दे रखे हैं, क्या इस चीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव बना, रिस्पेक्टेबल बना, और ये कितना टेस्ट इसको, मतलब इस चीज को ये कंप्लीटली कर पाया। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। As a consequence of the partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from the territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं पार्टीशन के, जो डिवीजन हुआ था उसके सर्कमस्टेंसेस के कारण, जो प्लान था इनका 3rd जून 1947 का, उसके अंदर कई सारे मेंबर्स जो यहाँ से अपॉइंट किए गए थे वो अब पाकिस्तान की टेरिटरी में आ रहे थे, इसीलिए उनको पूरी तरह से हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के तौर पे। The number of members in the assembly was reduced to 299. अब जो members थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो घट करके 299 हो गए थे। The constitution was adopted on 26 November 1949. Constitution अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, and 284 members were actually present on 24th January 1950. और करीब 299 मेंबर में से 284 मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड, और उन्होंने साइन किए, अपने सिग्नेचर किए इस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट पे कि हाँ इसको फाइनली हम संविधान की तरह पास कर रहे हैं। The Constitution came into force on 26 January 1950. अब इन्होंने 24 जनवरी को साइन किया है और 26 जनवरी को इसको लागू कर दिया गया था इस संविधान को। ये सारी जो डेट्स आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं और कितने मेंबर्स यहाँ पर एक्चुअली में प्रेजेंट थे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक और डिटेल्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, ठीक है। The Constitution was thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. अब Constitution जो है, संविधान हमारा तब फ्रेम किया गया था जब यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक वायलेंस ये लोग देख चुके थे पार्टीशन की, ठीक है। तब उसके बैकड्रॉप में ये चीज जो है लागू करी गई थी उसके बाद में। But it is a tribute to the fortitude of the to the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना जो है बेसिकली एक तरीके से जितने भी इसको बनाने वाले थे, संविधान को बनाने के लिए जितने भी लोगों ने मेहनत करी, और पार्टीशन के बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या काफी लोगों के साथ में वहां पे बुरा व्यवहार किया गया था, अट्रोसिटीज बहुत ज्यादा हुई थी, इनह्यूमैनिटी आपको देखने को मिलेगी जब आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी खराब कंडीशंस जो हुई, उसके बाद में इतनी हिंसा हुई, वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे गंदा, एक सबसे वायलेंट ट्रांसफर हुआ था एक लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पार्टीशन जो हुआ उसके बाद में जो लोगों को ट्रांसफर किया गया था वो बहुत वायलेंट हुआ था, क्योंकि उस समय में दंगे जो है वहां पर हो गए थे और लोग बाग एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के लोगों पे हमला कर रहे थे, मार रहे थे, लूट बहुत वहां पे मची हुई थी और लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा था। और जब पार्टीशन हुआ था, जब डिक्लेयर हुआ था कि हाँ इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है, तो लोगों को आजादी मिलने तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या कहाँ से कहाँ तक पाकिस्तान है और कहाँ से कहाँ तक इंडिया है। आप जब आगे 12th में आएंगे तब आपको ये चीजें डीपली पता पड़ेंगी कि किस तरीके से इंडिया का डिवीजन जो है वो पाकिस्तान कैसे बना
और पाकिस्तान जो बना था वो दो जगह पे बना था, ईस्ट पाकिस्तान अलग था, वेस्ट पाकिस्तान अलग था, जो दोनों को साथ में लाना इम्पॉसिबल चीज थी, बीच में इंडियन टेरिटरी पड़ रही थी। तो पंजाब के हिस्से का पाकिस्तान अलग था, बंगाल की साइड का पाकिस्तान अलग था, और फिर धीरे धीरे ये चीज जो है वेस्ट पाकिस्तान वाली खत्म हुई और सिर्फ ईस्ट में ही पाकिस्तान रह गया। वहां पे जब लोग बागों को ट्रांसफर किया गया था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, और किस तरह से वहां की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनको एकदम से बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने देश जाओ, इंडिया तुम्हारा देश है। या जो इंडिया में मुस्लिम से रह रहे थे उनको बोला जा रहा था कि आप अपने यहाँ से छोड़ के जाओ, और आप मुस्लिम हो तो आप जाकर के पाकिस्तान में रहो। तो एकदम से अपना पूरा घर छोड़ के जाना, अपने सामान का डिवीजन जो है बेसिकली वो सामान कैरी नहीं करके लेके जा पा रहे हैं, करेंसी उनके पास में नहीं है, उनके घर के लोगों के साथ मारपीट मची हुई है, काटा जा रहा है, मार रहे हैं लोगों को, और साथ साथ उनके घर की जो लेडीज हैं उनका उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उनको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, कईयों के साथ में जबरदस्ती शादी कर ली गई, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं इस अनइमेजिनेबल वायलेंस के अंदर। ये जो चीज, ये जो टर्म दी गई है वो ये है बेसिकली कि पार्टीशन जब हुआ उसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिठाई गई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया, वो एक तरीके से ट्रिब्यूट था उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको बनाया और जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतने प्रेशर में बनाया, और उन्होंने एक लेसन सीखा, ठीक है, एक जो उन्होंने उनको पाठ मिला था इस तरह के ये वायलेंस से, पार्टीशन की वजह से, वो चीज को देखते हुए भी यहाँ पे पॉइंट रखा गया। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. The Constitution was committed to a new conception of citizenship where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship rights. अब ये जो नया संविधान लागू किया गया था इसके अंदर नया कॉन्सेप्ट लाया गया था सिटीजनशिप का, और सिटीजनशिप आपके धन से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं थी, और यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप जो थे उनको भी सिक्योर किया गया था, उनको भी ये राइट दिया गया था कि वो भी इस देश के वासी कहलाएंगे, बजाय उनके ऊपर कोई इम्पोज करते हुए कि उनको अलग कर दिया जाए जैसे पहले की चीजों में हुआ करता था, वो चीज अब हटा दी गई थी। But this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. अब ये जो चीज है Constituent Assembly ने बेसिकली ये composition जो रखी थी कि किस तरीके से संविधान को ड्राफ्ट किया जाए, ये सिंपली ऊपर का काम किया है इन्होंने। Although the members of assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the assembly a representative body. भले ही यहाँ पे असेंबली के जो मेंबर्स थे वो वोटिंग के हिसाब से अपॉइंट होकर के नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर पूरी कोशिश करी थी, सीरियस अटेम्प्ट था कि यहाँ पर वो असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पे ही काम करें। Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, the assembly had 28 members from the scheduled caste. अब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स चुने गए थे वो हर एक रिलीजन से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुन के आए थे, साथ ही साथ यहाँ पे स्कीम जो ऊपर बताई गई थी उससे रिलेटेड थी, इसके साथ में यहाँ पे 28 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट से भी लिए गए थे। In terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. अब यहाँ पे कांग्रेस जो है उस समय में कांग्रेस जो है बेसिकली एक ऐसी पार्टी थी जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। अब ये डोमिनेटिंग पार्टी क्यों थी? क्योंकि ये पहले से स्टैब्लिश थी। इस पार्टी को आजादी, जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी उससे पहले से यहाँ के लीडर्स जो है वो काम कर रहे थे, और वो पॉपुलर लीडर, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले लीडर्स थे जो बाद में जाके इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और ये पार्टी शुरुआत से नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था, आजादी के लिए जब लड़ाई चल रही थी, आजादी मिली नहीं थी, तब से एस्टेब्लिश पार्टी थी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके सेवरल ब्रांचेस थी, अलग अलग टाउन्स और सिटीज और इवन विलेजेस के अंदर भी इसकी पकड़ थी, लोकल ऑफिसेज इन लोगों ने सेट कर रखे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा
एस्टेब्लिश थी, एक समय में डोमिनेटिंग पार्टी के तौर पे निकल के आई थी। और यही वजह थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई थी तब इसके अंदर करीब इनको 82% सीट्स इन्हीं की थी, वो भी पार्टीशन के बाद में। The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. अब कांग्रेस अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी थी कि इसके अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि हर सेक्टर से लोग बाग इसके अंदर इंक्लूडेड थे। इस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या इस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग पोजीशन उनको मिली हुई थी, लीडर्स बहुत अलग अलग जगहों से आए हुए थे। तो इसके अंदर सारे व्यू पॉइंट्स थे लोगों के, मतलब यहाँ पे जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा उनके व्यू पॉइंट्स, और सारे ही जो है वो कवर अप कर रहे थे चीजों को। तो वो एक पार्टी का सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वही चीज ये पार्टी कर रही थी। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No. ओके, अब है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly, representative. Authority जो थी, अब Constituent Assembly का अधिकार जो है वो एक ब्रॉड तरीके से तो नहीं आया था, लेकिन हाँ परफेक्ट, भले ही वो परफेक्ट नहीं था लेकिन हाँ फिर भी लोग उसको मानते थे कि हाँ Constituent Assembly is this पार, कि हाँ उसके पास में पार है। It comes from the procedures it adopted to frame the constitution. अब ये पार जो इनके पास में आई थी वो बेसिकली जो इन्होंने प्रोसीजर अपनाए थे, प्रोसेस इन्होंने अपनाए थे, जिस भी तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है उसको अडॉप्ट करा, उससे इनकी अथॉरिटी आई। एंड द वैल्यूज इट मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशंस, और साथ ही साथ इनके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने जो भी वैल्यूज यहाँ पे पॉइंट आउट करी, डेलिबरेटली जो उन्होंने काम किया, इंटेंशनली तरीके से सारी वैल्यूज मेंशन की, उससे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. अब कोई और दूसरी असेंबली जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश करे, वहां पे बेसिकली ये चीज देखी जाती है कितने डाइवर्स सेक्शंस जो है सोसाइटी के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर। It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity और कम्युनिटी। और ये देखा जाता है कि किसी भी असेंबली के अंदर अगर कोई सेक्शन या अलग अलग सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो खुद की आइडेंटिटी दिखाने के लिए या अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के बजाय यहाँ पे जिस चीज के अंदर वो आए हैं उस चीज को वो रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट देखा जाता है। अब सपोज इसको आप ऐसे रेजोनेट करिए कि आप स्कूल के अंदर आते हैं तो आप अपनी फैमिलीज को या आप अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं, बल्कि आप एज ए स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए चाहते हैं। और स्कूल के अंदर भी देखा जाए तो पर्टिकुलरली क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं। तो वही चीज यहाँ के मेंबर से भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। हर एक मेंबर ने इंटेंशनली इतने अच्छे से काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पूरे नेशन का जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के दिमाग में रखते हुए काम किया है, सिर्फ खुद के रिलीजन और खुद की कास्ट के लिए काम ना करके, कि सबको फायदा मिले। There were often disagreements among members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest. कई बार यहाँ पे ऐसे पॉइंट भी आए हैं जब यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हुआ है लोगों के बीच में अपनी अपनी पॉइंट्स को लेकर के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सबके इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए लेकर के चले हैं चीजों को। ठीक है, समझ में आया ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. Okay, we are Yes. running out of time. आज हम इतना ही करेंगे। I'm going to send you link for your next class. अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट अप कर लेना, कल की क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे।